everyone, how are you all? Hope you all doing very good. Welcome to my channel again. So आज हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले रिवीजन करेंगे बिकॉज रिवीजन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. और आई होप आप सब ने पहली 3 वीडियोस देख लिए होंगे. जिस किसी ने भी नहीं देखी हैं प्लीज़ आप जा करके मेरे चैनल पे देख लीजिएगा. सो हम कल एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको कुछ एसेंशियल वो बताए थे जो सेक्शन 10 में कंसिडर नहीं किए गए हैं, नहीं दिए हुए हैं, बट फिर भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए उनका होना बहुत ज़रूरी है, राइट. सो पहले उसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम आज पार्ट बी में जाएंगे. सो नॉट गिवन बाय सेक्शन 10 बट ऑल्सो कंसिडर एसेंशियल. तो कुछ 5 पॉइंट है इसमें. पहला है 2 पार्टीज़. तो मैंने आपको कल बताया था कि एग्रीमेंट फॉर्म होने के लिए 2 पार्टीज़ का होना इम्पॉर्टेंट है. 2 या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, नो इश्यूज़. 2 होना, लेकिन मिनिमम 2 पार्टीज़ होना बहुत ज़रूरी है, तभी एग्रीमेंट बनेगा, वरना एग्रीमेंट नहीं फॉर्म हो सकता. आप खुद के साथ तो खुद एग्रीमेंट नहीं कर सकते ना. सो इसीलिए ऑफरर और ऑफरी दोनों होना चाहिए. एक पर्सन जो ऑफ़र देगा और एक पर्सन जो उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करेगा, वो दोनों होना चाहिए. सो मैंने इसके लिए एक केस लॉ भी बताया था. केस लॉ ऑलरेडी बुक में दिया गया है आईसीए के मॉड्यूल में. तो केस लॉ भी है इसका, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमन लाल एंड कंपनी. मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था इस केस लॉ को. मैंने बताया था इस केस लॉ में एक फर्म था जिसका नाम था रमन लाल एंड कंपनी. वो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो रहा था और वहाँ उसमें जो पार्टनर्स थे वो एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे एक दूसरे के बीच में. तभी सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट जो गुजरात में है, उन्होंने आगे आके बोला कि ये सेल है. वो चाहते थे कि इस ट्रांजैक्शन को वो उस पर टैक्स लगाएं. उनका कहना ये था कि पार्टनरशिप फर्म जो है अपने पार्टनर्स को एसेट सेल कर रही है. तो कोर्ट का जजमेंट आया और कोर्ट का जजमेंट में ये आया कि ये सेल नहीं है, बिकॉज पार्टनर्स वर द जॉइंट ओनर्स ऑफ द फर्म एंड वो अपना एसेट्स एक दूसरे में, फर्म का एसेट्स एक दूसरे में बांट रहे थे. और वहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट, सेल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, क्योंकि वो पार्टनर्स एक ही टाइम पे बायर और सेलर नहीं बन सकते, इसीलिए वो सेल नहीं था. वो जस्ट अपना जॉइंट ओनर थे और वो एसेट्स को एक दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे. तो जो केस का जजमेंट आया वो रमन लाल एंड कंपनी के फेवर में था. सेकेंड चीज़ मैंने आपको बताया, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. जब 2 पार्टीज अग्रीमेंट में एंटर होते हैं तो उनका इंटेंशन ये होना चाहिए कि वो लीगल रिलेशनशिप में एक दूसरे को बाइंड करिए. मतलब लाइक मैंने एग्जांपल दिया था वर्मा जी एंड शर्मा जी का, एंड राम एंड श्याम का. अभी कमर्शियल एग्रीमेंट के केस में मैंने दिया था, और जब एग्रीमेंट हुआ था तब के एग्रीमेंट का टर्म में मैंने एग्जांपल दिया था वर्मा जी एंड शर्मा जी, जिसमें एक दूसरे के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट करते हैं और लीगली एक दूसरे को बाइंड भी करते हैं. तो दोनों का इंटेंशन होना चाहिए एक दूसरे को बाइंड करने के लिए, तभी वैलिड वही एग्रीमेंट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, वरना नहीं बनेगा. तो मैंने आपको बताया था कि कमर्शियल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं, बिकॉज जब एग्रीमेंट करते हैं इस टाइप का तो वहाँ पे इंटेंशन होता है कि पार्टीज एक दूसरे को लीगली बाइंड करें. लेकिन वेरएज सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट में ऐसा कोई इंटेंशन नहीं होता पार्टीज का, इसीलिए सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं फॉर्म करते, लेकिन कमर्शियल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर लेते हैं. मैंने इसका केस लॉ समझाया था बाल्फर वर्सेस बाल्फर, जिसमें कि मिसेस बाल्फर ने केस फाइल किया था अगेंस्ट हिज हस्बैंड, क्योंकि हस्बैंड ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो 30 पाउंड हर मंथ भेजेगा उसको अपना मेंटेनेंस का खर्चा के लिए. लेकिन कुछ डिफरेंस अरोज होने की वजह से, उन दोनों के बीच में डिफरेंस आने की वजह से हस्बैंड ने पैसा देना बंद कर दिया, एंड इसके अगेंस्ट केस फाइल हुआ था. केस फाइल किया था मिसेस बाल्फर ने अपने हस्बैंड के अगेंस्ट कोर्ट में, और कोर्ट का जजमेंट ये आया कि जो एग्रीमेंट हुआ इन दोनों के बीच में वो डोमेस्टिक एग्रीमेंट था, और डोमेस्टिक एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल नहीं होता लॉ के द्वारा, राइट. तो इसलिए जो केस का फेवर जजमेंट जो आया वो मिस्टर बाल्फर के केस में आया. ये कह के कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि हस्बैंड मिस्टर बाल्फर को कोई ज़रूरत नहीं है कि वो उसको पैसा दे ही दे, क्योंकि एग्रीमेंट करते वक्त उन्होंने ये इंटेंशन तो नहीं था कि वो ब्रीच करने पे, वो एग्रीमेंट प्रॉमिस तोड़ने पे वो एक दूसरे के अगेंस्ट केस फाइल करेंगे. तो ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, वो डोमेस्टिक एग्रीमेंट था, इसीलिए केस का फेवर मिस्टर बाल्फर के अगेंस्ट आया और उसको पैसा देने का कोई ज़रूरत नहीं था. थर्ड था लीगल फॉर्मेलिटीज़. कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में लीगल फॉर्मेलिटीज़ होते हैं जिसको फुलफिल करना बहुत ज़रूरी है, वरना वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा. लाइक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. फिर सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग. तो एग्रीमेंट करते वक्त हमें ये पता, एग्रीमेंट करते हैं क्या चीज़ का एग्रीमेंट कर रहे हैं वो हम लोग को पता होना चाहिए. जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि एक ए
बायर था और बी सेलर था। बी ने एग्री किया कि मैं तुम्हें घर बेचूंगा 50 to 60 लाख में, लेकिन यहाँ पे प्राइस अनसर्टेन है कि कितना एक्चुअल कितना प्राइस में ए को घर बेचेगा वो, तो इसीलिए ये इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। Coming to the fifth point, possibility of performance. An agreement to do an impossible act is not enforceable by law, hence it will not be considered valid in the eyes of law. So ऐसा कोई एग्रीमेंट कर दिया, इस काम के लिए एग्रीमेंट कर दिया जो इम्पॉसिबल है, लाइक ट्रेजर डिस्कवर करना बाय मैजिक, इट्स नॉट पॉसिबल। तो ए ने एग्रीमेंट किया बी के साथ कि मैं ट्रेजर डिस्कवर कर सकता थ्रू मैजिक के थ्रू, अपने मैजिक के थ्रू ट्रेजर डिस्कवर कर सकता, तो इट्स इम्पॉसिबल। तो इस टाइप का एग्रीमेंट जो इम्पॉसिबल होता है कुछ करने के लिए, वेस्ट उसके लिए अगर कोई एग्रीमेंट करता तो वो वैलिड नहीं होता और वो वॉइड हो जाता है। यहाँ तक मैंने कल आपको बताया था। तो आज हम पढ़ेंगे वो पॉइंट जिसमें जो सेक्शन 10 में दिया गया और उनका होना बहुत जरूरी है फॉर मेकिंग अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। पहला है अग्रीमेंट। ओके, एन एग्रीमेंट इज द फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट है कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के लिए एग्रीमेंट होना जरूरी है। तो कॉन्स्टिट्यूट ए कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट को फॉर्म करने के लिए एग्रीमेंट का होना बहुत जरूरी है। देयर मस्ट बी टू पार्टीज टू एन एग्रीमेंट। दो पार्टीज होना चाहिए, दैट इज वन पार्टी मेकिंग एन ऑफर, जिसमें कि एक पार्टी ऑफर देगा और सेकंड पार्टी एक्सेप्ट करेगा उस ऑफर को। जो आपको पहले बताया गया, जो पार्टी ऑफर देता है उसको हम लोग ऑफर बोलते हैं, और जो पार्टी एक्सेप्ट करता है उस ऑफर को उसको हम लोग ऑफरी बोलते हैं। सेकंड पॉइंट है फ्री कंसेंट। ए कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड ओनली इफ कंसेंट इज फ्री from the following from the following. A contract will be valid only if consent is free from coercion, misrepresentation, fraud, undue influence और mistake. तो फ्री कंसेंट एक चैप्टर जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो इसमें बोला गया है कि कॉन्ट्रैक्ट तभी वैलिड होगा अगर जो एक्सेप्टेंस है पार्टी का वो फ्री हो फ्रॉम कोअर्सन, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस और मिस्टेक। इस पांचों चीज को हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे चैप्टर्स में। Two or more person are said to be consent when they agree upon the same thing in the same sense. दो या दो से ज्यादा पर्सन का कंसेंट तब फ्री बताएगा जब वो एक ही चीज पे अग्री करते हैं, एक ही टाइम पे और एक ही तरह से अग्री करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताती हूँ, एक सेलर था ए, ओके, और उसके पास वो हॉर्स का बिजनेस करता था, वो एनिमल को सेल करता था, ओके, पेट एनिमल को। हॉर्स एक बायर आया उसकी दुकान पे बी, जिसका नाम था बी, और उसने बोला, तो उसके पास दो हॉर्स थे, एक हंसराज और एक राजहंस। तो बी ने बोला कि मुझे राजहंस चाहिए, तो ए को लगा कि इसे हंसराज चाहिए, ओके। बी को चाहिए था राजहंस, लेकिन ए को लगा हंसराज चाहिए। तो यहाँ पे मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं है। इसी मीटिंग ऑफ माइंड्स को हम लोग लॉ के लैंग्वेज में कंसेंसस एड इडियम बोलते हैं, जिसका मतलब होता है मीटिंग ऑफ माइंड्स, मतलब दोनों पार्टीज एक ही टाइम पे एक ही चीज सोचना और एक ही सेंस में सोचना चाहिए। अगर हम इस दोनों के एग्रीमेंट को देखें ए और बी का, तो दोनों का थिंकिंग सेंस अलग था। वो राजहंस के लिए सोच रहा था, ये हंसराज के लिए सोच रहा था। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा और कंसेंट भी फ्री नहीं होगा। तो मैंने आपको 5 ऐसा बात बताया था, 5 पॉइंट बताया था जो अगर इसके थ्रू अगर कंसेंट ऑब्टेन नहीं किया गया तो कंसेंट फ्री होगा। तो हम आपको एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं कि एक्चुअल में है क्या कोअर्सन। तो मान लीजिए एक ए था पार्टी, एक ए था और एक बी था। ए जो है वो बी को थ्रेटन करता है कि तुम मुझे अपना प्रॉपर्टी दो, 20 लाख का बी का प्रॉपर्टी दो, और उसको गन पॉइंट में ए थ्रेट करता है कि तुम मुझे प्रॉपर्टी दो अपना 20 लाख रुपए वाला, वरना हम तुमको मार देंगे। यहाँ पे अगर देखें तो ए वॉज द बेनिफिटेड पार्टी, क्योंकि वो कोर्स 20 लाख उसको प्रॉपर्टी मिल रहा है। वो कैसे, वो गन पॉइंट में उसको थ्रेट करके, सामने वाला पर्सन जो पार्टी है बी, उसको थ्रेट करके वो ऑब्टेन कर रहा है, और बी इज द एग्रीड पार्टी, ओके। ए थ्रेट बी ऑन गन पॉइंट टू ट्रांसफर हिज प्रॉपर्टी ऑफ 20 लाख रुपीज टू ए, जिससे मैंने आपको पहले बताया थोड़ा देर पहले। तो ए वॉज एग्रीड बेनिफिटेड पार्टी एंड बी वॉज एग्रीड पार्टी बिकॉज ए को प्रॉपर्टी मिला था एंड बी से जबरदस्ती वो प्रॉपर्टी छीना जा रहा था। अग्रीड पार्टी उसको बोलेंगे जिसका कंसेंट ऑब्टेन किया गया है। लाइक इसमें बी कंसेंट मतलब वो प्रॉपर्टी लेने के लिए रेडी नहीं था, लेकिन फिर भी जबरदस्ती ए ने उससे प्रॉपर्टी लिया, ओके। फिर सेकेंड है मिसरिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉड। अगर हम एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं, ए एक सेल्समैन था, बी एक आंटी जो बायर थी।
ए गया उनके पास रेफ्रिजरेटर लेके और उनको बताया कि इसमें 10 बेनिफिट है, उसने बहुत सारा गुण उसका गिनवाया और आंटी जी खुश हो गए, उसने परचेस कर लिया। लेकिन जब आंटी जी ने यूज किया तो पता चला इसमें 4 ही बेनिफिट है, उसका 6 बेनिफिट तो धोखाधड़ी हो गया, उसके साथ मतलब 6 बेनिफिट था ही नहीं उसमें। बायर ने, जो सेलर था, उसने झूठ बोला। तो अब यहाँ बोलोगे यहाँ पे फ्रॉड हो गया, यहाँ पे फ्रॉड हुआ, आई एग्री, लेकिन यहाँ पे 2 केसेस आता है तो उसको पढ़ते हैं। ओके, सो इफ ए इज अवेयर ऑफ द फैक्ट ऑफ ओनली 4 बेनिफिट, अगर ए को पता है कि इसमें हाँ 4 बेनिफिट है, लेकिन फिर भी वो 10 बेनिफिट जानबूझ के गिनवा रहा हो, जो 6 बेनिफिट एक्स्ट्रा वो झूठ बोला, उसमें 6 बेनिफिट जो उसने बताया वो है ही नहीं इसमें, तो यहाँ पे तो फ्रॉड हो गया, उसने जानबूझ के किया ये। लेकिन अगर सेकंड केस देखे तो इफ ए इज नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट ऑफ ओनली 4 बेनिफिट, अब ए को पता ही नहीं कि इसमें 4 बेनिफिट है, जैसा उसके सुपर, मान लो जिस कंपनी में वो काम करता है, जिसके अंडर वो काम करता है, उसके हेड ऑफिसर ने, जो भी जिसके अंदर वो काम करता है, तो वो सुपरवाइजर ने उसको बोला होगा कि जाके तुम ऐसे बायर को बोलना, वो कन्विंस हो जाएगा, तो उसने वही ऑर्डर फॉलो करके उस आंटी को बोला होगा, तो वहाँ पे वो देखा कि हाँ इसके थ्रू वो कन्विंस हो गई और उसने ले लिया। तो यहाँ अभी तो उसको नहीं पता था कि इसमें 4 ही बेनिफिट है और जो 6 बेनिफिट वो बता रहा है वो गलत है, तो यहाँ पे मिस स्टेटमेंट हुआ फैक्ट का, कि मतलब जो रियलिटी था, जो 4 बेनिफिट है वो रियलिटी डिस्क्लोज नहीं किया गया, जब और साथ साथ उसमें 6 बेनिफिट एड अपॉन करके और बता दिया गया, तो यहाँ पे मिस स्टेटमेंट हुआ फैक्ट का, लेकिन यहाँ पे अनइंटेंशनली, इनोसेंटली, मतलब उस चीज का अवेयरनेस खुद सेलर को नहीं था, सेल्समैन को नहीं था, तो यहाँ पे मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया और फर्स्ट वाले केस में फ्रॉड हो गया, बिकॉज वहाँ पे जानबूझ के वो कर रहा है, उसको पता होते हुए भी वो झूठ बोल रहा है, तो वो एड अपॉन कर रहा था, उसका मतलब वो झूठ बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे तो उसको नहीं पता था, लेकिन फिर भी वो यहाँ पे मिस स्टेटमेंट हो गया, लेकिन यहाँ पे मिस रिप्रेजेंटेशन होगा। ओके, फिर फोर्थ पॉइंट आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस और कोएर्शन में एक ही डिफरेंस है कि यहाँ पे मॉरल प्रेशर अप्लाई होता है, वहाँ पे फिजिकल प्रेशर अप्लाई होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, एक स्पिरिचुअल गुरु था मान लो और एक डिजाइबल था उसका चेला। ओके, सो स्पिरिचुअल गुरु ने बोला, स्पिरिचुअल गुरु और डिजाइबल के बीच में एक रिलेशनशिप होता है, फ्यूडिशरी रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, मतलब डिजाइबल को अपना गुरु पे ट्रस्ट होता है, कॉन्फिडेंट होता है, राइट, ही मतलब वो उसको कॉन्फिडेंट होता है कि हाँ ये जो बोलेंगे वो पक्का सही होगा। तो डिजाइबल बहुत दिन से उसके अंडर में था और वो देखता था कि हाँ जो गुरुजी बोलते वो सच होता है। तो एक दिन वो गुरुजी के पास गया, बोला गुरुजी आप तो महान है, बहुत महान है, आप जो बोलते हैं वो सच होता है, तो मैं आपके लिए क्या कर सकता। तो गुरुजी बोले कि बच्चा तुम मेरे लिए कुछ नहीं, अपना प्रॉपर्टी दे दो, हम तुमको 1 लाख का मैजिकल कैश देंगे, तुम वो तो कैश अगर तुम रखोगे, तुम कितना भी यूज करोगे वो खत्म नहीं होगा। तो डिजाइबल उसके ऊपर ट्रस्ट करता था और उसने वही अपना जो प्रॉपर्टी था 50 लाख रुपीज का उसने ट्रांसफर कर दिया गुरुजी को। लेकिन जो गुरुजी कैश दिए वो तो बढ़ा ही नहीं, ऑब्वियसली 1 लाख का मैजिकल कैश, तो कोई मैजिकल कैश ऐसा चीज तो होता नहीं होगा। सो उसने देखा इसके साथ धोखा हो गया। आप भी यही बोलोगे कि ये तो फ्रॉड वाला केस है, लेकिन दोनों के बीच में अगर देखें तो एक रिलेशनशिप है जहाँ पे ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस का रिलेशनशिप है, एक फ्यूडिशरी रिलेशनशिप है। स्पिरिचुअल गुरु एक ऐसा पोजीशन में जहाँ पे वो अपना चेला के साथ, दिमाग के साथ खेल सकता था, इसको अपना बातों से प्रभावित कर सकता था। वेरएज जहाँ पे डिजाइबल एक ऐसा पोजीशन में था जहाँ से वो गुरुजी का बात से इन्फ्लुएंस हो सकता था, जहाँ से वो प्रभावित हो सकता था। सो अगर देखें तो गुरुजी बेनिफिटेड पार्टी हो गए और डिजाइबल एग्रीड पार्टी हो गया, क्योंकि उसके साथ कोई धोखाधड़ी या फिर कोई गन पॉइंट में उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन उसका ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस जो रिलेशन था उन गुरुजी और डिजाइबल के बीच में, उसका फायदा उठा करके गुरुजी ने इससे प्रॉपर्टी हत्या लिया। तो ये आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस का एग्जांपल हो गया। सो अब है एक मिस्टेक का भी इसमें आता है पॉइंट, लेकिन वो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे फ्री कंसेंट का चैप्टर में। सो कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, लीगल एबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट ये बताता है कि लॉ किस पर्सन को परमिट कर सकता है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के लिए। सो अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वो हर एक पर्सन कॉम्पिटेंट है, कैपेबल है कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए, अगर कुछ कंडीशंस है उसको अगर फुलफिल करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर सकता है। सो देखते हैं क्या कंडीशंस है। सो इज ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी, वो पर्सन मेजोरिटी एज का होना चाहिए, मतलब 18+ होना चाहिए। इज ऑफ साउंड माइंड, मतलब कि उसके पास सोचने करने हर एक चीज का क्षमता होना चाहिए, खुद के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए, वो किसी का डिसीजन के लिए डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, और खुद सब चीज़ का परीक्षण करने का क्षमता उसके पास होना चाहिए। साउंड माइंड का होना चाहिए। डिसीजन, एक परफेक्ट डिसीजन, एक
डिसीजन लेने के लिए, एक वैलिड डिसीजन लेने के लिए इसके पास वो कैपेबल होना चाहिए। इज नॉट डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ, मतलब कोई लॉ से वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, उस चीज़ से डिस्क्वालीफाइड नहीं है, मतलब उसको लॉ के थ्रू ऐसा नहीं है होना चाहिए कि कोई भी लॉ के थ्रू उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, तो वैसा नहीं होना चाहिए। ओके, सो 3 केस है, 3 कंडीशन है जो हम लोग आगे भी एक चैप्टर, डिटेल चैप्टर देगा इस पे, उसको पढ़ेंगे। सो अभी मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया कि एक्चुअली में कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट क्या है। फिर 4th पॉइंट है कंसिडरेशन। सो मैंने आपको एग्रीमेंट के टाइम में बताया था कि प्रॉमिस की वजह से कंसिडरेशन फॉर्म होता है, तभी एग्रीमेंट बनता है। सो एन एग्रीमेंट टू फॉर्म ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एक एग्रीमेंट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में फॉर्म होने के लिए कंसिडरेशन का सपोर्ट होना ज़रूरी है। कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न, किसी चीज़ के बदले में कुछ मिलना, जिसको हम लोग अगर लॉ के लैंग्वेज में बोले तो क्विट प्रो क्वो, समथिंग इन रिटर्न को हम लोग लॉ के लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, क्विट प्रो क्वो। इट कैन बी इन कैश, कंसिडरेशन आपका कैश में हो सकता है, काइंड में भी हो सकता है, एक एक्ट भी हो सकता है और एक एब्सटेनेंस भी हो सकता है। अब हम आपको बताते हैं एक्ट और एब्सटेनेंस क्या है। सो सपोज मान लीजिए ए ने ऑफर दिया बी को कि मैं तुम्हें अपना हाउस 10 लाख रुपये में बेचूंगा, और बी ने एक्सेप्ट किया। सो यहाँ पे कंसिडरेशन क्यों मिल रहा है, ताकि वो अपना घर सेल कर सके, राइट। कंसिडरेशन मिल रहा है, ए को क्या कंसिडरेशन मिल रहा है कि उसको 10 लाख रुपीज़ मिल रहा है और बी को घर मिल रहा है, राइट। तो ए को कंसिडरेशन मिल रहा है कुछ करने के लिए कि अपना घर बेचे, और बी को कंसिडरेशन मिल रहा है कुछ पाने के लिए, राइट, कुछ ना कुछ करने के लिए मिल रहा है। सो वो आपका एक्ट, कुछ करने के लिए कंसिडरेशन मिल रहा है, उसको एक हम लोग एन एक्ट बोलेंगे। और एब्सटिनेंस, सपोज किसी चीज़ को करने से रोकने के लिए। अब एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ए एक क्रेडिटर है और बी डेटर। ए ने कभी क्या मान लीजिए बी ए से उधार लिया सामान, ओके सपोज बी ने उधार लिया सामान ए से। सो बी बोला कि मैं आपको 6 महीना बाद या फिर 3 मंथ्स बाद आपको पैसा वापस कर दूंगा, लेकिन जब ड्यू डेट आया तभी उसने पैसा वापस नहीं किया। और जब ए गया बी के पास, वो बोला कि मैं पैसा नहीं दूंगा, तो ए ने धमकी दिया बी को कि मैं अगर तुम मुझे पैसा नहीं दोगे, हम तुम्हारे अगेंस्ट केस फाइल कर देंगे कोर्ट में। सो बी बोला ठीक है, आप मेरे अगेंस्ट केस फाइल मत कीजिएगा, मुझे कुछ और टाइम दे दीजिए, कुछ और मोहलत दे दीजिए, मैं आपका पैसा जमा कर दूंगा। तो अगर देखें यहाँ पे उसको, और वो बोला कि अगर आप मुझे कुछ और टाइम देते हैं तो मैं आपको पैसा के साथ प्लस इंटरेस्ट भी दूंगा। सपोज मान लीजिए पैसा था आपका 3 लाख रुपीज़, ठीक। और जब ए ने बी के पास आया और उसने जब उसको धमकी दिया केस फाइल करने का, तो बी ने प्रॉमिस किया कि मैं आपको कुछ और टाइम दीजिए, मैं आपको 30,000 एक्स्ट्रा विथ लोन अमाउंट, जो पैसा उसने लिया था ए से, वो पे कर दूंगा कुछ टाइम के बाद, सपोज 3 मंथ के बाद। तो ए अग्री कर जाता है, ठीक है। तो अगर यहाँ देखें तो ए को मिल रहा है 3,30,000 रुपीज़, लाइक 3 लाख तो ऑलरेडी उसने दिया था, लेंड किया था ए को, राइट। और 30,000 उसको मिल रहा है एक्स्ट्रा, और बी को मिल रहा है टाइम, ओके, टाइम फॉर पेमेंट। तो यहाँ देखेंगे यहाँ पे कंसिडरेशन क्यों मिल रहा है, ताकि बी जो है बी कंसिडरेशन दे रहा है 30,000 एक्स्ट्रा, और उसको टाइम मिल रहा है पेमेंट के लिए। तो देखेंगे यहाँ पे कंसिडरेशन इसलिए मिल रहा था कि ए जो है वो बी के अगेंस्ट केस फाइल नहीं करे। तो एब्सटेनेंस मतलब ये हो गया कि किसी चीज़ को करने से रोकने के लिए अगर कंसिडरेशन मिल रहा है तो वो आपका एब्सटेनेंस हो गया। और कंसिडरेशन रियल होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, वो अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, ओके। फिर है आपका लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट। सो द कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट मस्ट नॉट बी इलीगल एंड अनलॉफुल। तो कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट जो है वो इलीगल नहीं होना चाहिए, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। द ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज लॉफुल अनलेस, एक ऑब्जेक्ट एग्रीमेंट का जो ऑब्जेक्ट है कि उस ऑब्जेक्ट से वो फॉर्म हुआ है, अगर तब तक वो लॉफुल है। अगर कुछ 5 पॉइंट्स हैं, अगर उस चीज़ के वजह से अगर फॉर्म हुआ है एग्रीमेंट, तो वो अनलॉफुल होगा। जैसे कि पहला पॉइंट है इट इज़ फॉरबिडन, मतलब मान लो जैसे कि एग्जांपल के लिए ए ने ऑफर दिया बी को 1 लाख रुपीज़, क्यों कि मर्डर करने के लिए जेड का, ओके। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे तो ये अनलॉफुल हो गया, बिकॉज आप किसी को ऑफर दे रहे हो, एग्रीमेंट फॉर्म कर रहे हो कि हम तुमको 1 लाख रुपीज़ देंगे और तुम जाके उसका मर्डर कर दो, तो इट्स नॉट, ये फॉरबिडन है, लॉ इसको नहीं करेगा, ओके। तो ये अगर ऑब्जेक्ट ये है, इस ऑब्जेक्ट से अगर एग्रीमेंट फॉर्म हो तो ये अनलॉफुल हो जाएगा। सेकेंड is of such nature that if permitted it would defeat the provision of any law or is fraudulent, okay। सपोज मान लीजिए आप किसी शॉप में गए, वहां से मेडिसिन लिए, ओके, विदाउट बिल,
विदाउट बिल। अब जो है वो मान लीजिए आपने 1000 रुपीज़ का मेडिसिन खरीदा, 100 रुपये आपको डिस्काउंट मिला, जो 900 रुपया सेलर के पास गया वो ब्लैक मनी है, बिकॉज उसने रिकॉर्ड नहीं किया और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास रिकॉर्ड भी नहीं हुआ और बिल तो था ही नहीं, बिल तो लिया ही नहीं, तो रिकॉर्ड हुआ नहीं और उस ट्रांजेक्शन पे टैक्स भी नहीं लगा, तो इनडायरेक्टली वो जो 900 रुपीज़ सेलर को मिला वो ब्लैक मनी हो जाएगा। ओके, बिकॉज द ट्रांजेक्शन वॉज नॉट रिकॉर्डेड एंड टैक्स वॉज ऑल्सो नॉट डिडक्टेड, टैक्स भी डिडक्ट नहीं हुआ उसमें। तो ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए जिसके वजह से कोई भी लॉ डिफिट हो और कोई भी लॉ का प्रोविजन गलत साबित हो। इस सेकेंड पॉइंट आपका ये है। थर्ड है आपका इम्प्लाइज इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। मान लीजिए ए ऑफर करता है बी को ₹10,000 टू किडनैप सी's चाइल्ड। ए ऑफर किया बी को, हम तुमको 10,000 रुपये देते, तुम जाके सी का चाइल्ड को किडनैप कर लो और हार्म कर दो। ओके, तो ऐसा कोई भी एक्ट के लिए ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट होना चाहिए जिसके वजह से पर्सन को इंजरी हो या फिर उसका प्रॉपर्टी डिटेन हो। ओके, फिर फोर्थ है आपका द कोर्ट रिगार्ड एज इट्स इमॉर्टल। ओके, मान लीजिए ए और बी, ए सेलर था बी बायर था। ए ने बी को रेंट किया हाउस फॉर गैम्बलिंग पर्पस। ओके, गैम्बलिंग पर्पस के लिए ए ने बी को हाउस रेंट किया। तो अब लॉ के थ्रू देखें, लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये चीज़ इमोरलिटी, ओके, ये परमिट नहीं करेगा। तो इस ऑब्जेक्ट के लिए अगर एग्रीमेंट हो रहा है तो वो चीज़ गलत हो जाएगा, अनलॉफुल हो जाएगा। फिर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट के लिए एग्रीमेंट नहीं क्रिएट होना चाहिए जो अपोज हो पब्लिक पॉलिसी के लिए। जैसे कि मान लीजिए ए ने ऑफर किया ब्राइब टू ऑफिसर, मान लीजिए एक बी था, ए ने उसको ऑफर किया ब्राइब कि आप ये पैसे रिश्वत ऑफर किया कि आप प्लीज़ ये रिश्वत रखिए, पैसा रखिए और आप मुझे SHO बना दीजिए पुलिस स्टेशन में। तो अगर इस लॉ के थ्रू देखें तो ये परमिट नहीं, ये अनलॉफुल। ओके, सो इस 5 पॉइंट के थ्रू इस 5 पॉइंट में अगर किसी भी चीज़ के लिए ऑब्जेक्ट एग्रीमेंट क्रिएट हो रहा है, लाइक फॉरबिडन, अगर कोई भी ऐसा काम हो रहा है जो फॉरबिडन है लॉ के द्वारा, अगर कोई भी प्रोविजन को डिफीट करा है कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एग्रीमेंट का, तो इस 5 पॉइंट के लिए अगर एग्रीमेंट फॉर्म हुआ है तो वो अनलॉफुल होगा। फिर लास्ट पॉइंट, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। एग्रीमेंट विच हैव बीन एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड और इलीगल बाय लॉ और आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ हैंस डज नॉट कंस्टिट्यूट ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा कोई एग्रीमेंट जो ऑलरेडी लॉ ने डिफीट कर दिया, वॉइड डिक्लेयर्ड कर दिया होगा और इलीगल बता दिया होगा पहले से ही, अगर उस चीज़ के लिए अगर एग्रीमेंट फॉर्म हो रहा है तो वो पहले से ही वॉइड जगह और इन्फोर्सेबल नहीं होगा लॉ की तरह, और वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी फॉर्म नहीं करेगा। सो ये लास्ट पॉइंट था आपका, एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। और कंसेंसस एंड इडियम के बारे में आपको बता ही दिया है कि मीटिंग ऑफ माइंड्स, जिसमें कि एक साथ ही दोनों पार्टी सेम सेंस में सेम टाइम पे और सेम तरह से सेम चीज़ के लिए वो लोग सोचना चाहिए, वरना फ्री कंसेंट नहीं आएगा। ओके, तो ये सब चीज़ का डिटेल चैप्टर भी आपको लेटर ऑन मिलेगा। सो अभी हम इतना ही रहने देते हैं और आगे कल की वीडियो में देखेंगे। तो आप होपफुली आपको पसंद आया वीडियो, एंड बी सेफ एंड कीप स्टडिंग। सो आपका एग्जाम्स भी आने वाले हैं बहुत जल्द, तो कीप स्टडिंग एंड स्टे सेफ। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ जाएगी। थैंक यू सो मच।